वेलकम एवरीवन, दिस इज ऋषभ त्रिपाठी, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो लास्ट के सेगमेंट्स में, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में, और हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की अगर बात की जाए तो सॉलिड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमारे सामने आता है एमॉर्फस सॉलिड। फिर उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेसिक फीचर्स के, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जिसमें चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आते हैं, उन सभी के बारे में भी डिस्कस कर लिया था डिटेल में, चारों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ। जिसमें सबसे पहले हमने देखा रहा होगा आयनिक सॉलिड्स के बारे में, दूसरा हमने डिस्कस किया रहा होगा कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में, तीसरा हमने डिस्कस किया रहा होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, और फोर्थ हमने डिस्कस किया रहा होगा मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। तो इतना डिस्कशन हमारा हो चुका था। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और उसके टाइप्स के डिटेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हमारे पास आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है दूसरे तरह के सॉलिड के बारे में, और जो दूसरे तरह का सॉलिड हमारे पास आता है ये होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो पहला जो कैटेगरी था हमारे पास सॉलिड का, वो था क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जिसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। और जो दूसरा टाइप हमारे पास सॉलिड का आता है ये होता है एमॉर्फस सॉलिड। अब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के पॉइंट्स की बात करें, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखे थे, उसके ठीक अपोजिट प्रॉपर्टी हमें यहां दिखाई देंगे। देखते हैं एक करके इनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर आता है एमॉर्फस सॉलिड का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंशिएट करने के बेसिस पे, ये होता है सबसे पहला, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब एमॉर्फस सॉलिड्स की अगर बात करें तो इनके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। और यही डिस्कशन जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में किया रहा होगा तो हमने कहा होगा कि उनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अब ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो इनके अंदर एक पर्टिकुलर डेफिनेट अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं पाया जाता। मतलब अगर हम ये चाहें कि एमॉर्फस सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट अरेंजमेंट पाया जाए पूरे सॉलिड के अंदर, तो ऐसा हमें कभी एमॉर्फस सॉलिड में नहीं दिखने को मिलेगा। ऐसा फीचर हमें सिर्फ देखने को मिल सकता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। मतलब ये है कि कभी भी एमॉर्फस सॉलिड के अंदर एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का पूरे सॉलिड के अंदर, पूरे एमॉर्फस सॉलिड के अंदर हमें एक डेफिनेट पर्टिकुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं मिलता देखने को। ऐसा हो सकता है कि कुछ एरिया में, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में पार्टिकल्स का डेफिनेट अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन इनका जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा वो सिमिलर कुछ ही दूरी तक होता है, कुछ डिस्टेंसेस तक होता है, और इन डिस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। मतलब ये डिस्टेंसेस बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे डिस्टेंसेस तक एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का देखा जाता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट पार्टिकल्स का देखा जाता है। और इसी बात को हम यहां एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर से। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर का एक और रीजन हो सकता है कि आखिरकार एमॉर्फस सॉलिड्स में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का क्यों नहीं होता। इसके पीछे रीजन ये है कि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जो यूनिट सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्योंकि ये बात हमने डिस्कस किया था पिछले सेगमेंट्स में, पिछले लेक्चर्स में, कि अगर हम कोई भी सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो या फिर एमॉर्फस हो, वो कुछ पार्टिकल से बना होता है, कुछ 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स से सॉलिड्स बने होते हैं। और यही जो स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल्स के, इन्हीं को हम कहते हैं यूनिट सेल्स। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनके जो यूनिट सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में। लेकिन जब बात आती है एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो यहाँ पे जो यूनिट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट सेल्स का नेचर होता है, उनके जो प्रॉपर्टीज होता है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे सॉलिड के अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देख पाएं, एक पर्टिकुलर डिफरेंट अरेंजमेंट देख पाएं। और इसी वजह से इनके अंदर पाया जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो अगर हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर को एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, तो एमॉर्फस सॉलिड का जो सबसे मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है, जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट होता है, वो ये है कि एमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर एक पर्टिकुलर डेफिनेट अरेंजमेंट, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट पार्टिकल्स का पूरे सॉलिड के अंदर कभी नहीं मिलेगा। और अगर हमें उस सॉलिड के अंदर अगर पर्टिकुलर डेफिनेट अरेंजमेंट मिल भी रहा है कि पार्टिकल्स एक ही मैनर में उसमें पूरी तरह से अरेंज हैं सॉलिड के अंदर, अगर इस तरह का अरेंजमेंट मिल भी रहा है,
तो ये अरेंजमेंट कुछ ही दूरी तक फॉलो होता है, कुछ ही डिस्टेंसेस तक फॉलो होता है। और इन डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंसेस बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। मतलब जो इनका रेपिटेशन होता है अरेंजमेंट का, वो बहुत कम डिस्टेंसेस तक होता है। और इसी बात को हम एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर से। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का एक और रीजन है, वो ये है कि जब हम एमॉर्फस सॉलिड के यूनिट सेल्स की बात करते हैं, यूनिट सेल्स का मतलब होता है जो सबसे छोटा अरेंजमेंट, जो सबसे छोटा 3D अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, जिसके रेपिटेशन से हमारे सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल्स। तो जो हमारे यूनिट सेल्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के, वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में यूनिट सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है, यूनिट सेल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में जो यूनिट सेल्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि अलग अलग यूनिट सेल्स आपस में कंबाइन करें एक पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्डर में। और क्योंकि वो पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्डर में अपने आप को अरेंज नहीं कर पाते, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, इसीलिए इनके अंदर एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का। और इसी वजह से हम कहते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने डिस्कस किया था कि उनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एक ही पर्टिकुलर ऑर्डर पूरे सॉलिड के अंदर फॉलो होगा। अगर पार्टिकल्स एक जगह पे जिस तरह से अरेंज हैं, उसी तरह से पार्टिकल्स पूरे क्रिस्टल में, पूरे सॉलिड में अरेंज होंगे। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के केस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का होता है। एक डेफिनेट पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमें कहीं नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो उनके डिस्टेंसेस बहुत छोटे होते हैं, जिनको मेजर करेंगे हम एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारे पास आता है एमॉर्फस सॉलिड्स में, वो ये है कि दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया रहा होगा, तो वहां पे हमने डिस्कस किया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। लेकिन जब हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की, तो हम कहते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी तरह के एमॉर्फस सॉलिड को ले लें, और अगर हम अलग अलग पॉइंट्स पे अगर हम मेजर करें सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू का मतलब ये हो गया कि हम विस्कोसिटी की वैल्यू को मेजर कर लें, हम थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू को मेजर कर लें, हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर कर लें, हम सरफेस टेंशन, हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हम थर्मल कंडक्टिविटी, किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू को मेजर करें अलग अलग पॉइंट पे किसी भी एमॉर्फस सॉलिड के अंदर, तो उनकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे हमें सेम मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सॉलिड के अंदर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हर एक पॉइंट पे सेम है, सिमिलर है, उनकी वैल्यू में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी, और इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एमॉर्फस सॉलिड हो, इसको मैंने, ये शेप आपको क्यूब की तरह लग रहा होगा। ये बात आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी हम बात करते हैं यूनिट सेल्स की, क्योंकि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, जो सॉलिड्स का अरेंजमेंट होता है एक्चुअली वो 3D में होता है। और जब हम बात करेंगे सॉलिड्स की, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल सबसे छोटे अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल्स के, और अगर यूनिट सेल्स 3D होते हैं शेप में, तो उसका मतलब उनके कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड्स बनेंगे, जो क्रिस्टल्स बनेंगे, वो भी नेचर में 3D ही होंगे। और जब भी हम किसी 3D नेचर की बात करते हैं, तो 3D नेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और खासकर यहां पे सॉलिड के केस में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे क्यूब से। तो ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे मान लेते हैं ये कोई सॉलिड हो, और इस केस में हम इसको एक तरह का एमॉर्फस सॉलिड मान रहे हैं। और इस एमॉर्फस सॉलिड के अंदर अगर हम अलग अलग पॉइंट्स की बात करें, ये मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं, तो हम किसी भी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव करें, मतलब किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करें, तो हमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है, अगर वो सिमिलर मिल रही है, तो उसका मतलब ये नेचर में आइसोट्रॉपिक है। जैसे मान लें यहां पे जो वैल्यू अगर हमारे पास विस्कोसिटी की मिल रही है, अगर वही वैल्यू विस्कोसिटी की यहां भी हो, अगर वही वैल्यू विस्कोसिटी की यहां भी हो, अगर वही वैल्यू विस्कोसिटी की यहां भी हो, वही वैल्यू यहां हो, वही वैल्यू यहां हो, मतलब अगर सेम वैल्यू विस्कोसिटी की हर एक पॉइंट में है इस पूरे सॉलिड के अंदर, तो हम कहेंगे कि इसी नेचर को ये आइसोट्रॉपी है। जो वैल्यू यहां पे सरफेस टेंशन की होगी, अगर वही सेम वैल्यू यहां हो, 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 मतलब हर एक पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वैल्यू सिमिलर है, उनकी मैग्नीट्यूड में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करें,
इसी तरह से हम थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करें, इसी तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करें, अगर सभी इस जितने भी पॉइंट्स हमने सॉलिड के अंदर लिए हैं, अगर सभी पॉइंट्स में जो वैल्यूज हैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि अगर हम विस्कोसिटी मेजर कर रहे हैं तो हर पॉइंट पे हम विस्कोसिटी की वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं तो हर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ही मेजर करेंगे। अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे हम थर्मल कंडक्टिविटी को ही मेजर करेंगे। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ही बात करेंगे। और हर पॉइंट पे अगर अलग अलग पोजीशंस में अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आ रही है, विस्कोसिटी की वैल्यू सभी जगह सेम है, सरफेस टेंशन की वैल्यू हर जगह सेम है, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर ये सभी वैल्यूज हर जगह पे कांस्टेंट है, सेम है, तो हम इसी नेचर को कहते हैं आइसोट्रॉपी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक डायरेक्शन से हम दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव करें, कहीं से किसी भी तरफ मूव करें, अगर हर एक जगह पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी, और इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। यही बात जब हमने पीछे की रही होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में, तो हमने कहा होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हर एक पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टी की, और इसी वजह से वो कहलाते हैं एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। लेकिन क्योंकि यहां वैल्यू सेम है हर एक पॉइंट पे, इसीलिए कहलाते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स का। दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, या फिर इसी को हम कह सकते हैं इर्रेगुलर शेप। मतलब कहने का यह है कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब यह है कि इनमें डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का या यूनिट सेल्स का। और क्योंकि इनमें डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता यूनिट सेल्स का, डेफिनेट और अगर अरेंजमेंट होता भी है तो वो ज्यादा डिस्टेंसेस तक फॉलो नहीं होता, और क्योंकि ज्यादा डिस्टेंसेस तक एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, इसी वजह से इनके अंदर हम कहते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स नहीं होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि इनका इर्रेगुलर शेप होता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इर्रेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। तो क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ऊपर कि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब इनमें पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का या यूनिट सेल्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता सॉलिड्स के अंदर, पूरे सॉलिड्स के अंदर, और अगर होता भी है तो वो लंबे डिस्टेंसेस तक, ज्यादा दूरी तक फॉलो नहीं होता। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्योंकि यहां पे पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, मतलब इनके डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स नहीं होते, या फिर हम कह सकते हैं कि दे हैव नो फिक्स शेप, या दे हैव नो रेगुलर शेप, या फिर हम कह सकते हैं इसी को कि इनके अंदर इर्रेगुलर शेप पाया जाता है। आज ये फोर्थ लेक्चर है हमारे केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट का, और हम लोग इसमें टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। हमने जो टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किए हैं, जितने भी टॉपिक्स अभी तक कवर हमने किए, और जितने टॉपिक्स अभी हम लोग कवर कर रहे हैं या आने वाले टॉपिक्स जो हमारे इस चैप्टर में है या अलग अलग चैप्टर्स में है, अगर इन टॉपिक्स में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, तो उसको आप डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के फॉर्म में, या फिर अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेरी आपका क्लियर नहीं हो पाता है, तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं, और आप क्लियर कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे इस पे कांटेक्ट करके। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप किसी भी तरह का क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था एमॉर्फस सॉलिड्स के, अब यहाँ पे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐड हो रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड्स में ही, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दे सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब इनका जो सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे ये सॉफ्ट होंगे उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, और इनके सॉफ्टनिंग के टेम्परेचर का एक रेंज होता है जो कि डिफर करता है अलग अलग एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए, एंड दे कैन बी ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स। मतलब ये है कि इनको हम मेल्ट करा के, इनके फ्यूजन के प्रोसेस के बाद, इनके मेल्टिंग के प्रोसेस के बाद, इनके सॉफ्टनिंग के बाद हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग शेप्स के फॉर्म में, मतलब इनको अलग अलग शेप्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उस पॉइंट में हमने देखा, ये पॉइंट कहना ये चाह रहा है
कि अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड्स के, तो इनके सॉफ्टनिंग टेम्परेचर का कोई डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता, कोई पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, और इनका सॉफ्टनिंग का एक पूरा रेंज होता है। इनके मेल्टिंग का कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इनका, और इनके मेल्ट करने का एक डेफिनेट रेंज होता है, एक रेंज होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट के लिए, और अलग अलग एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए ये रेंज की वैल्यू अलग अलग होती है। तो दे हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक पूरा रेंज होता है टेम्परेचर का जिसपे ये मेल्ट करते हैं, जिसपे ये सॉफ्टन करते हैं, और साथ ही साथ दे कैन बी ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स। मतलब कहने का ये है कि इनको मेल्ट करा के हम इनको अलग अलग शेप्स में, अलग अलग शेप्स के फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं। या फिर इसी बात को हम एक और तरह से समझ सकते हैं, दे हैव नो डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा HF से। कहने का मतलब यह है कि एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि कितने एंथैल्पी का चेंज आता है जब कोई फ्यूजन का प्रोसेस होगा, और जब हम एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए बात करते हैं तो इनके लिए कोई डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू हमें नहीं मिलती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके मेल्टिंग का कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, बल्कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होता है जिसपे एक पर्टिकुलर एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट करेगा या सॉफ्टन करेगा। या फिर इसी बात को हम एक और पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि एक पूरा रेंज होता है टेम्परेचर का जिसपे कोई पर्टिकुलर एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट करेगा। कोई डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता, कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं होता जिसपे वो मेल्ट करेगा, जैसा कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिस्कस किया होगा कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे जब हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो इनके अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि एक रेंज होता है टेम्परेचर का जिसपे हम देख सकते हैं कि कोई एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट करेगा। और अलग अलग एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट का रेंज होता है ये डिफरेंट होता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहना ये चाह रहा है, या नेक्स्ट पॉइंट जो एमॉर्फस सॉलिड का है, दे आर कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट। इनको कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब एमॉर्फस सॉलिड्स को कंप्रेस किया जा सकता है। जिस तरह से हम अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, मतलब उन्हें कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो ये कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन कुछ ही एक्सटेंट तक। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता, और इसी वजह से पार्टिकल्स के डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ना होने की वजह से इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन कुछ हद तक ज्यादा लिमिट तक नहीं होते हैं। तो ये जो पूरा पॉइंट था एमॉर्फस सॉलिड का, इसमें हमने देखा कि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो इनके सॉफ्टनिंग का एक पूरा रेंज होता है, दे हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम कह सकते हैं सॉफ्टनिंग का प्रोसेस, जैसे हम कह सकते हैं मेल्टिंग का प्रोसेस। मतलब इनके अंदर कोई डेफिनेट या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू नहीं होती, बल्कि एक रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का। और साथ ही साथ इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स के फॉर्म में मोल्ड किया जा सकता है इनको। उसके बाद फिर हमने कहा कि इनके अंदर कोई डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू नहीं होती, मतलब कोई डेफिनेट ऑर्डर, क्योंकि इनके अंदर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता, तो हम ये नहीं बता सकते कि किसी फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान कितने एंथैल्पी का चेंज आ रहा है। तो इनके लिए कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की। उसके बाद फिर हमने कहा दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनके लिए मेल्ट करने का कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि एक रेंज होता है जिसपे कोई एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट करेगा। और अलग अलग एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए जो रेंज होती है मेल्टिंग पॉइंट की, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ये रेंज अलग अलग होती है अलग अलग एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमने कहा कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन ये कंप्रेसिबल होते हैं कुछ ही लिमिट तक। लेकिन अगर यही बात हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए कहें तो वो ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन ये कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही लिमिट तक, कुछ एक्सटेंट तक। तो अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की थी एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि रिलेटेड होंगे हमारे एमॉर्फस सॉलिड्स के साथ। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में वो ये है कि दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स, या इन्हीं को फॉल्स सॉलिड्स कहा जाता है, या फिर इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं, दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब इनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करें तो इनको कहा जाता है स्यूडो सॉलिड्स, या इन्हीं को कहा जाता है फॉल्स सॉलिड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज को देखें तो इनके प्रॉपर्टीज जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जो एक्चुअली सॉलिड्स होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करता। जो प्रॉपर्टीज होने चाहिए एक सॉलिड्स के, उन प्रॉपर्टीज के साथ सिर्फ मैच करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं।
जैसे सॉलिड्स की प्रॉपर्टी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा या अभी भी आप लोग डिस्कस करते होंगे कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर डेंस, इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, सॉलिड्स डू नॉट हैव लिक्विडिटी, मतलब वो फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक पर्टिकुलर ट्रू सॉलिड के, ये प्रॉपर्टीज कभी अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर नहीं दिखाई देते। और क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड्स एक पर्टिकुलर एक पिक्यूलियर जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक टिपिकल सॉलिड के, उन प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर पाता है अमॉर्फस सॉलिड, इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड्स को हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड्स, मतलब फॉल्स सॉलिड, या फिर इन्हीं को हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैच करता है या वो उसका कॉन्फ़िगरेशन मैच करता हुआ देखा जाता है लिक्विड्स के स्ट्रक्चर के साथ, इसीलिए हम इनको एक और नाम से जानते हैं सुपर कूल लिक्विड्स से। एक और रीजन है इनको सुपर कूल लिक्विड्स कहने के पीछे कि अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी देखी गई है, और ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी मोस्ट कॉमन देखी जाती है ग्लास में। अभी हम इसके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे जब हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि इनको सुपर कूल लिक्विड्स क्यों कहा जाता है, या इनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी कैसे होती है, या ग्लासेस कैसे फ्लो कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल उससे पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, नो शार्प कट कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब अमॉर्फस सॉलिड्स में हमें शार्प कट नहीं मिल सकता। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि वहां शार्प कट मिलता है, मतलब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करें, एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करें, तो हमें दोनों जो पार्ट्स मिलेंगे उसको कट करने के बाद वो आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि वहां शार्प कट मिलता है। लेकिन जब हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो यहां शार्प कट नहीं मिलता, मतलब जब हम इसको किसी भी अमॉर्फस सॉलिड को जब हम कट करेंगे तो जो दोनों हिस्से मिलेंगे वो कभी सिमिलर नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हमें कभी शार्प कट नहीं मिलेगा। शार्प कट सिर्फ तभी मिलता है जब सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा, अमॉर्फस सॉलिड्स के केस में हमें शार्प कट नहीं मिल पाता। अब इसमें एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल्स में हमें मिल जाएगा क्वार्ट्ज, एग्जांपल में मिल जाएगा हमें ग्लास, एग्जांपल में मिलेगा रबर, प्लास्टिक, वैक्स। ये क्वार्ट्ज, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वैक्स, ये एग्जांपल्स हैं अमॉर्फस सॉलिड्स के। अब इनमें दो बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल्स जो हमारे सामने आते हैं वो होता है क्वार्ट्ज और ग्लास। क्वार्ट्ज के बारे में खास बात ये है, पहले क्वार्ट्ज के बारे में जान लेते हैं। क्वार्ट्ज मेनली जो स्ट्रक्चर होता है इसका फॉर्मेशन होता है सिलिका से, SiO2 से। जो SiO2 होता है जिसे हम सिलिका कहते हैं, सिलिका ही बनाता है, या क्वार्ट्ज का जो शेप होता है वो सिलिका से ही बना होता है। अब अगर हम सिलिका की बात करें या SiO2 की बात करें, सिलिका मतलब SiO2 क्योंकि उसका केमिकल फॉर्मूला SiO2 होता है, तो सिलिका या SiO2 इसके दोनों फॉर्म्स होते हैं, मतलब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाया जाता है और अमॉर्फस फॉर्म में भी पाया जाता है। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है सिलिका का उसे हम कहते हैं क्वार्ट्ज। फिर से बात समझते हैं, अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज जो स्ट्रक्चर है ये बना है सिलिका से, SiO2 से। क्योंकि अगर हम सिलिका की बात करें, SiO2 की बात करें, तो जो SiO2 है वो दोनों शेप बनाता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाया जाता है और साथ ही साथ अमॉर्फस फॉर्म में भी पाया जाता है। और जो SiO2 का सिलिका का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं क्वार्ट्ज। अब अगर हम सिलिका की बात करें तो सिलिका जब अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात होगी तो जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं वहां पे नेटवर्क सॉलिड्स का। मतलब जब सिलिका पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में तो वहां पे जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करके फॉर्मेशन कराते हैं नेटवर्क सॉलिड्स का, और इस तरह से वो पाया जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। और वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब आपस में कंबाइन होकर पॉलीमरिक चेन बनाते हैं या फिर अलग अलग लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे फॉर्मेशन होता है, या वहां पे वो एक्सप्लेन होते हैं, या वहां पे वो पाए जाते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स के फॉर्म में। क्वार्ट्ज के बाद जो अगला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स में, ये होगा हमारे ग्लास के बारे में। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर कि अमॉर्फस सॉलिड्स को हम कहते हैं सुपर कूल लिक्विड्स। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अमॉर्फस सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजेंबल करता है लिक्विड्स के स्ट्रक्चर के साथ, और साथ ही साथ अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर फ्लूइडिटी होती है, ये मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और जब हम फ्लो करने की फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स में तो वहां पे एग्जांपल आएगा हमारे ग्लास का। अब ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लास या अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर फ्लो करने की फिनोमेना कैसे हो सकती है।
आपने ये बात ऑब्जर्व किया होगा कि जो पुराने खिड़कियां होती हैं, जो ओल्ड विंडो पेन्स होते हैं पुराने बिल्डिंगों के, पुराने घरों के, आपने ये बात ऑब्जर्व किया होगा कि जो ओल्ड विंडो पेन्स होते हैं, जो शीशे होते हैं खिड़की के, वो अक्सर नीचे की तरफ मोटे होते हैं, मतलब वो थिकर होते हैं बॉटम में, और ऊपर की तरफ पतले होते हैं। अगर आप पुराने घरों में ओल्ड बिल्डिंग्स की खिड़की के शीशे को ऑब्जर्व करें तो ये बात आपको देखने को मिलेगा, ये बात आपने ऑब्जर्व भी शायद किया हो, कि वो जो पुरानी खिड़कियां होती हैं उनके जो शीशे होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं, वो नीचे की तरफ मोटे होते हैं, नीचे की तरफ थिकर होते हैं, और ऊपर की तरफ थिन होते हैं, ऊपर की तरफ पतले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफी लंबे समय तक जब इसकी लगातार हीटिंग हुई होगी, मतलब जब लगातार ये हीट होता गया होगा, तो ये ग्लास लगातार जब हीट होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मेल्ट करना शुरू होगा, और जब ये मेल्ट करना शुरू होगा तो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये फ्लो होके नीचे आने लगेगा, और नीचे आने की वजह से ये नीचे आने के बाद यहां कलेक्ट होगा, और कंडेंस होने के बाद ये यहीं पे अपने आप को अरेंज कर लेता है। ये कंडेंस करने के बाद यहीं पे कलेक्ट हो जाता है, और इसी वजह से ये बात ऑब्जर्व करने को मिलती है कि जो पुराने खिड़की के शीशे होते हैं ये नीचे की तरफ थिकर होते हैं और ऊपर की तरफ पतले होते हैं या थिनर होते हैं। तो अगर हमें एक्सप्लेन करना है कि अमॉर्फस सॉलिड्स में लिक्विडिटी होती है या फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें मिलता है पुराने घर के शीशों में, ओल्ड बिल्डिंग्स के विंडो पेन्स में। ये बात ऑब्जर्व करने को मिलता है कि खिड़की के शीशे नीचे की तरफ काफी मोटे होते हैं और ऊपर की तरफ पतले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसकी इंटेंस हीटिंग हुई होगी, जब लगातार ये हीट हुआ होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मेल्ट करना शुरू होगा, मतलब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच चुका होगा, और जब ये मेल्ट करना शुरू होगा तो ग्लास मेल्ट होगा, और मेल्ट करने के बाद ये फ्लो होके ग्रेविटी के इंफ्लुएंस की वजह से ये बह के नीचे की तरफ आएगा, फ्लो करके नीचे की तरफ आएगा। अब ये नीचे आने के बाद यहां कंडेंस होगा और अपने आप को यहीं पे अरेंज कर लेगा, और यही प्रोसेस जब लगातार होता चला गया होगा, ये प्रोसेस जब कंटिन्यूअसली फॉलो हुआ होगा, तो ये बात हमें देखने को मिलती है कि जो विंडो पेन्स होते हैं वो नीचे की तरफ मोटे होते हैं और ऊपर की तरफ पतले होते हैं। अब ये बात यहां पे साफ एक्सप्लेन हो रही है कि ये ग्लास है और ग्लास फ्लो कर रही है, और अगर ग्लास फ्लो कर रही है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड में फ्लो करने की टेंडेंसी पाई जाती है। और क्योंकि इनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी पाई जाती है, और फ्लो करने की टेंडेंसी इसीलिए पाई जाती है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनकी जो बनावट होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैच करता है लिक्विड के स्ट्रक्चर से, और इसीलिए हम इनको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। एक बात और, अगर आपने ये बात पढ़ा हो, ये बात आप जानते भी होंगे कि ट्रू सॉलिड्स अगर होते तो ट्रू सॉलिड्स कभी फ्लो नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर असली सॉलिड होगा तो फ्लो नहीं करेगा, और अगर ये फ्लो कर रहा है तो ये सॉलिड नहीं है, और खासकर ये ट्रू सॉलिड नहीं है। फिर से बात समझिए, अगर ये ट्रू सॉलिड होगा तो ये फ्लो नहीं करता, और अगर ये फ्लो कर रहा है, अगर ग्लास के अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, मतलब ये ट्रू सॉलिड नहीं है, और अगर ये ट्रू सॉलिड नहीं है इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को कहा जाता है स्यूडो सॉलिड्स, यानी को कहा जाता है फॉल्सो सॉलिड्स। तो जो बात हमने यहां पे समझी वो ये था कि एमॉर्फस सॉलिड्स को हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड्स या फॉल्सो सॉलिड्स, या फिर इन्हीं को कहा जाता है सुपर कूल लिक्विड्स, क्योंकि इनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैच करता है लिक्विड्स के स्ट्रक्चर के साथ। फिर हमने कहा कि इनके अंदर शार्प कट हमें नहीं मिलेगा। शार्प कट नहीं मिलेगा मतलब अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इसको कट करें तो दोनों हिस्से इसके बराबर नहीं मिलेंगे, मतलब इसमें शार्प कट हमें नहीं मिल सकता। और अगर हम ओल्ड विंडो पेन्स, ओल्ड बिल्डिंग के विंडो पेन्स को ऑब्जर्व करें तो वो नीचे की तरफ मोटे होते हैं और ऊपर की तरफ पतले होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसकी कंटिन्यूअस हीटिंग हुई होगी तो ये ग्लास अपने मेल्टिंग पॉइंट पे कभी ना कभी अटेन करेगा, और जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को अटेन करेगा तो ग्लास फ्लो होकर नीचे की तरफ आएगा, और जब ये फ्लो होकर नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी की वजह से तो ये अपने आप को नीचे कंडेंस करेगा, मतलब जब इसका कंडेंसेशन होगा तो ये अपने आप को नीचे अरेंज कर लेगा, जिसकी वजह से खिड़की के शीशे नीचे की तरफ मोटे और ऊपर की तरफ पतले होते हैं। अब अगर ये फ्लो कर रहा है इसका मतलब ये ट्रू सॉलिड नहीं है, क्योंकि ट्रू सॉलिड अगर होता तो ट्रू सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता। लेकिन अगर ये फ्लो कर रहा है, और ये फ्लो करने का एग्जांपल हम देखते हैं ग्लास में, तो अगर ये फ्लो कर रहा है मतलब ये ट्रू सॉलिड नहीं है, और अगर ये ट्रू सॉलिड नहीं है इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड्स को कहा जाता है स्यूडो सॉलिड्स, यानी को कहा जाता है फॉल्सो सॉलिड्स। और क्योंकि इनका जो शेप होता है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड्स के साथ मैच करती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये बात हमने डिस्कस किया यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं,
हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और उसके टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था, और आज हमने डिस्कस किया कि अमॉर्फस सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में जो आगे पॉइंट्स आने वाले हैं, जो टॉपिक्स आने वाले हैं, उसमें यूनिट सेल्स होंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होंगे, जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।